नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदिनी आईएएस में स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो आईएएस की डेट, यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा की डेट 25 मई 2025 है और आप लोग उसी को ध्यान में रख करके मेहनत कर रहे होंगे और हम लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, है ना। संस्थान नंदिनी आईएएस आप लोगों के साथ है। और जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं वीडियो में, जो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाएं, है ना। तो जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देगी, है ना। तो जितने लोग इससे जुड़ेंगे उनको फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कर रहे हैं हिस्ट्री की, और जिसमें हमारी क्लास 6 क्लास 7 की हिस्ट्री फिनिश हो चुकी है, यानी हमने वो कवर कर ली है। और आज हमारे इस क्लास 8 की हिस्ट्री का, जिसमें हमारा अतीत 3 के नाम से बुक का नाम है, हमारा अतीत 3, है ना। तो उसमें हम एक अध्याय कवर कर चुके हैं। आज हमारा अध्याय 2 होगा, है ना। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप इसके माध्यम से आप अपने इतिहास की जो जड़ को मजबूत कर लेंगे और उसमें आने वाली जो कठिनाई आपको महसूस होती हैं, आप उनको आसानी आसानी से समझ सकेंगे। और इसमें आपको पता है कि इसका इतिहास का कितना बड़ा रोल अदा है ना। सभी परीक्षाओं में कितने क्वेश्चन पूछ जाता है आपको पता है। कम से कम 15 से लेकर 20% इसका योगदान होता है हर परीक्षा में, और जो परीक्षा जिस तरह की होती है उसमें बड़ा योगदान और बढ़ता जाता है। बीपीएससी में आप देखेंगे या स्टेट पीसीएस में देखेंगे, इसका रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरह से अगर इतिहास कवर नहीं है तो ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स पास करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारे क्लास 8 की, हमारे तीसरी थर्ड की जो पुस्तक है, उसका हमारा अध्याय 2 स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हम एक एक शब्द को बड़े ध्यान से, है ना, विस्तार से पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए छोड़ कुछ नहीं रहे हम। तो चलो शुरू करते हैं, है ना, अपने अध्याय नंबर 2 को। तो ये इसमें अध्याय नंबर 2 है ना। अध्याय का नाम क्या है? व्यापार व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से ये लोग साम्राज्य तक कैसे आए? ये लोग आए व्यापार करने और ये बन बैठे साम्राज्य। ऐसे कैसे हो गया? तो इसी के बारे में इन्होंने इस अध्याय में बताया गया है ना। उसी के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। कंपनी की सत्ता स्थापित होती है यहाँ पे। अपनी जो व्यापार के लिए आई थी ना, उसने इस उपमहाद्वीप में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसी के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। कौन? औरंगजेब जो बादशाह थे ना, कैसे थे? शक्तिशाली बादशाह थे औरंगजेब, मुगल बादशाहों में। और ये कैसे थे? आखिरी थे ये। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आप जो वर्तमान भारत देख रहे हैं ना, उसके एक बहुत बड़े हिस्सों पर उन्होंने क्या कर लिया था? नियंत्रण स्थापित कर लिया था औरंगजेब बादशाह ने। ये कैसे थे? ये मुगल बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल, मतलब 1707 में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? औरंगजेब की। तो 1707 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? बहुत सारे मुगल सूबेदार, है ना, बड़े बड़े जमींदार, और अपनी ताकत दिखाने लगे। इनकी जैसी मृत्यु हो जाती है तो वहां के जो सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे ना, तो इन्होंने क्या किया? अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतों का कायम कर लिया। कि जो क्षेत्रीय रियासत थी ना, उन पर उन्होंने अपना कायम स्थापित कर लिया। जो क्षेत्रीय रियासतें थी इन लोगों ने, जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, है ना, विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो कहाँ रहेगी प्रभावी केंद्र के रूप में दिल्ली, बताइए, जब उन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्र बना लिए, है, अलग अलग रियासतें उनकी हो गई। आगे देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। तो राजनीतिक जो क्षितिज, उस पर अंग्रेजों की एक नई ताकत आने लगी। नई अंग्रेजों का रवैया आने लगा, अपनाने लगे, है ना। वो अब देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि पहले भारत में अंग्रेज एक छोटे से व्यापारी के रूप में आए थे?
कंपनी के रूप में आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उस समय जो यहाँ जो ये लोग आए थे अंग्रेज, उनकी यहाँ के जो इलाके हैं उपमहाद्वीप के, उन पर कब्जा करने की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन ये हो फिर कैसे गया, है ना, तो वही इसमें पढ़ेंगे। तो फिर ऐसे कैसा हुआ, है ना, कि एक दिन में इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। ये हो कैसे गया, इनकी दिलचस्पी थी नहीं, फिर एक अचानक एक दिन ये साम्राज्य, भारतीय उपमहाद्वीप के साम्राज्य का उन्होंने अपना सत्ता को संभाला। कैसे, ये कैसे हो गया, है ना। तो इस अध्याय में आप इसको देखेंगे कि यह कैसे हुआ, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। ये चित्र है कैप्टन हडसन द्वारा, ये चित्र है, देखेंगे क्या लिख रहे हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी इसमें दिखाई गई है ना, उनके बेटों की गिरफ्तारी दिखाई गई इसमें। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। एक प्रतीक के रूप में बना हुआ था उनका महत्व बादशाहों का, मुगल बादशाहों का। लेकिन औरंगजेब के बाद कोई इतना बड़ा ताकतवर पैदा नहीं हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। देखिए इनकी कूटनीति, आगे देखेंगे। और जब विद्रोह कुचल दिया, मतलब जब विद्रोह समाप्त हो गया, तब कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, बाध्य किया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। ये उनकी कूटनीति अंग्रेजों की। एक एक शब्द को आपके एनसीईआरटी ने ऐसे बखान किया है जैसे हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं। देखेंगे बिल्कुल स्थानीय भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में एक एक शब्द को आपके एनसीईआरटी ने विस्तार से लिखा है। हम वही तो पढ़ रहे हैं, है ना, वही तो हम पढ़ रहे हैं। अब इसको थोड़ा देखते हैं कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। ये थोड़ा मैप, इसको मैप को देखेंगे। ये ब्रिटिश आइसलैंड है, ये है ना, ये क्या है, ये ब्रिटिश आइसलैंड है जहाँ से ये अंग्रेज आए थे, है ना। ये भूमध्य सागर से हम मेडिटेरियन सागर, मेडिटेरियन सी बोलते हैं ना, भूमध्य सागर इसको बोलते हैं, है ना। ये लाल सागर है यहाँ पे, लाल सागर, अरब सागर हो जाएगा, है ना। और ये हमारा हिंद महासागर है ना, ये हमारा हिंद महासागर है। मैंने कहा आप लोग अपने पास मैप रखेंगे, उसमें सारी चीज जानकारी दी हुई है। आप अपने पास एटलस रखेंगे, उसमें देख सकते हैं कि इनको क्या नाम दिया गया है ना। अब देखिए अंग्रेज यहाँ से चलते हैं अपने द्वीप आइसलैंड से, और ये अफ्रीका के तट होते हुए, पश्चिमी तट होते हुए जो करके, ये कैप ऑफ गुड है अफ्रीका का दक्षिणी भाग, यहाँ से होते हुए, है ना, और ये मद्रास ये से पहुंच गए। अब देखिए, और इनका जो जाने का रास्ता है ना, यहाँ से जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, यहाँ से जी वापस जा रहे हैं, यहाँ से देखिए ये दिखाएगा, ये जो डॉट डॉट में, है ना, सेंट हेलेना से ये वापस जा रहे हैं और ब्रिटिश आइसलैंड पहुंच गए, है ना। और बम्बई से ये रास्ता देखो सीधा सीधा दिया गया है ना, ये लाल सागर के लिए गया है। मद्रास से यूं करके देखो त्रिकोण, त्रिकोण उन्होंने बना दिया है ना, ये चार भुजाओं के रूप में। अब देखेंगे इनकी आने जाने की गतिविधि को इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में ना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी, अब इंग्लैंड की महारानी का नाम क्या है, एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था अंग्रेजों ने, है ना, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। पूर्व से यानी कि पूर्वी देशों से कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया, कहां से, इंग्लैंड से। और इस इजाजतनामा नामा का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, यहाँ व्यापार नहीं कर सकती, केवल इंग्लैंड के लिए। लेकिन और भी तो यूरोपीय देश थे, वो तो यहाँ आ सकते थे, है ना, वो तो यहाँ आ सकते थे।
तो इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, है ना, ये तो हमने पढ़ लिया। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों, समुद्र पार जाकर के नए इलाकों को खगाल सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। ये उनका आदेश था, इजाजतनामा, है ना, इजाजत था। तो कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। मतलब उनको ये लगता था कि अगर दूसरी कोई अंग्रेज कंपनी हमारे साथ कंपटीशन नहीं करेगी, है ना। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। देख लीजिए, जब कोई कंपटीशन नहीं होगी तो क्या करेंगे, वो सस्ते में माल खरीदेंगे और उच्च कीमतों में बेचेंगे, जिससे क्या होगा, उन्हें प्रॉफिट अधिक होगा। वो इसमें बताया गया है। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना होगी तो वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं, है ना। एक एक शब्द को देखो कैसे बताया है उसमें। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। अब और भी तो यूरोप में देश हैं भाई, इंग्लैंड की कंपनी तो नहीं आएंगी, देखो यूरोप के और भी देशों की तो कंपनी आ सकती है। तो उनकी बात इसमें देखा है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हैं, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। देखिए, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, जब तक वो चक्कर लगा के पहुंचे तब तक, है ना। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कहां पर, गोवा में। पुर्तगाल के खोजी यात्री कौन, वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। किसने, वास्को द गामा ने, ये पुर्तगाली था। तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागरों में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। 17वीं शताब्दी तक जो डच थे ना, डच, ये भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब बताओ, एक के बाद एक आते जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा वाणिज्य के बारे में बताया गया, उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। वाणिज्य क्या होता है, एनसीईआरटी में ये क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाई गई है। तो जो शब्द कठिन लगते हैं ना, तो उसको उन्होंने इसमें अलग से एक उसमें लिख दिया है ना, जिससे उसके बारे में पता कर सकें। क्या लिखा है वाणिज्य के बारे में, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम, है ना, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर, चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता, यही वाणिज्यिक है। यही इसमें वाणिज्यिक बताया गया है। अब समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें खरीदना चाहती थी। समस्या तो ये है कि सारी कंपनियां एक ही चीज खरीदना चाहती हैं, है ना। यूरोप के बाजारों में भारत के बने एक बारीक सूती कपड़े, जो भारत के जो भी बारीक सूती कपड़े हैं ना, इनकी इनकी डिमांड अधिक थी, है ना। रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, मसाले की बात आ रही है, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से, यूरोपीय कंपनियां ना, उनके बीच में ये कंपटीशन जो बढ़ रही है ना इस चीज की, इस प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। भाई जब कंपटीशन होगी तो क्या होगा, उन चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। तो चीजें महंगी हो रही हैं तो उनका जो मुनाफा होगा वो कम होगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था। क्या रास्ता था, कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। जो कंपटीशन, जो कंपनियां कंपटीशन आपने ये देखा है ना, जो भी कंपनियां प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, है ना, तो उनको खत्म कर दें, इनका ये वो था। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने, बाजार पर जो कब्जा कर रहे हैं ना, ये कब्जा करना चाह रहे हैं, वो कब्जा करना करना चाह रहे हैं, तो ये होड़ लगी हुई थी कब्जा करने की। तो बाजारों पर कब्जा की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी थी। क्या हो गई, लड़ाइयों की शुरुआत हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती। ये 1700 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात हो रही है।
उनको जब मौका मिलता तो किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो दिया, उसको मौका मिला तो उसने उसके जहाज को डुबो दिया। तो इस तरह से उसके व्यापार को रोकने के लिए और उन पर अपना एक तरफ का व्यापार करने के लिए इस तरह की वो गतिविधियां बना रहे थे, है ना। तो किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती, है ना। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, है ना। और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। देख लीजिए आप लोग, और इसे देखेंगे आगे और पढ़ेंगे क्या लिखा है इसमें। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। जो स्थानीय शासक थे ना, उनसे भी टकराव होने लगे इनकी इन गतिविधियों की वजह के कारण। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो व्यापार को और राजनीति को एक रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो फिर आगे क्या होता है, अब आइए देखें ये हुआ कैसे। आइए देखें यह हुआ कैसे, उसको हम पढ़ लेते हैं। कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री, क्या इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। आप ये इंपॉर्टेंट शब्द है, आप, है ना, इसको आप नोट भी कर सकते हैं अपने साथ। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप लोग अपने साथ एक कॉपी और एक पेन रखेंगे और साथ में पानी रखेंगे, तो जिससे जो पानी पीने से आपकी नींद भागे और आप सक्रिय रहें। और इसमें जो आपको इंपोर्टेंट शब्द लग रहे हैं कि पहली फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री कब स्थापित होती है? 1651 ईस्वी में। ये इंपोर्टेंट शब्द है, आप लिख सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे, है ना। आप जिस तरह समझ सकते हैं आप उस तरह इसको लिख सकते हैं। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। क्या करते थे? जो कंपनी के व्यापारी थे वो यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो फैक्टर किसको कहा जाता था? उन व्यापारियों को, है ना। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस मतलब जानते होंगे, जहाँ निर्यात करने के लिए माल इकट्ठा किया जाता हो, वेयर हाउस, है ना। जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे, है ना, ऑफिस कार्यालय थे यहीं पर, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। क्या करते थे? जिनमें कंपनी के अफसर लोग बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे उनका व्यापार फैलता गया, जो भी सौदागर थे, जो भी व्यापारी थे, उन्होंने वहां के आसपास बसने के लिए कहा, है ना, फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए कहा। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। देख लीजिए, 1696 तक कंपनी ने इस जो ये वहां की जो आबादी थी ना, उसके चारों तरफ क्या किया? एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। देख लीजिए, 2 साल बाद उनके पास पैसा हो गया तो क्या किया उन्होंने? मुगल अफसरों को रिश्वत दे दी और 3 गांव की जमींदारी को खरीद लिया। इनमें से एक गांव कालीकाता था। उससे गांव क्या था? कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। आगे देखेंगे। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात, मुगल सम्राट कौन? औरंगजेब। तो मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया। किस बात के लिए? कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। बिना शुल्क चुकाए एक फरमान जारी कर दे व्यापार करने के लिए। इसके लिए उन्होंने उसे बना लिया। फरमान एक शाही आदेश होता है। क्या होता है? फरमान एक शाही आदेश होता है ना। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। वो पहले से ज्यादा फायदा उठाने लगी, है ना। उसमें ये उसका नजर नजर अड़ी थी कि हम पहले से ज्यादा कैसे मुनाफा करें, अपनी रियायत कैसे बढ़ा सकें, उस पर उसकी नजर टिकी हुई थी।
उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार था, केवल कंपनी को ही था, औरंगजेब के फरमान के आधार पर। लेकिन होता क्या है, कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। जो कंपनी के अफसर थे वो अपना निजी जो व्यापार चलाते थे, उनको ये छूट नहीं थी, वो केवल कंपनी को ही थी। तो फिर इसमें होता क्या है, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। जो कंपनी के अफसर थे ना, उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया कि भाई हम भी नहीं चुकाएंगे, है ना। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। क्या हो गई, राजस्व वसूली बंगाल में बहुत कम हो गई। इस समय भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। ऐसे में जब उनका राजस्व कम हो गया तो मुर्शिद कुली खान को तो विरोध करना पड़ेगा, है ना, पैसा ही नहीं आ रहा उनके पास। अब चित्र देखेंगे, मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है, 1867 का चित्र है ये। देखिए ये नौकाएं कैसे सामान को ला रही है, ले जा रही है ना। देखिए अब व्यापार से युद्ध तक कैसे पहुंचे, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव नाम है इनका। तो व्यापार से युद्ध तक कैसे पहुंचे, इसको हम जान लेते हैं, है ना। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। कब, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच जो टकराव था वो काफी बढ़ चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, बंगाल के जो नवाब थे वो अपनी ताकत को दिखाने लगे, है ना। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी होती थी ना। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। पहले ये औरंगजेब थे, इनकी मृत्यु हो गई, फिर मुर्शिद कुली खान आए, इनके बाद अलीवर्दी खान आए, है ना, अलीवर्दी खान, इनके बाद फिर कौन आए, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। कैसे थे, ये जो नवाब बने ये शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, मना कर दिया उन्होंने। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। व्यापार का अधिकार देने के बदले क्या बोले कि हमें कंपनी से नजराने चाहिए, नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया, है ना, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी की बात हो रही है, कंपनी को सिक्के ढालने से मना कर दिया, है ना। और कंपनी जो किलेबंदी कर रही थी ना, तो किलेबंदी बढ़ाने को रोक दिया, है ना। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। तो आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आपकी इस गतिविधि के कारण जो बंगाल का राजस्व है ना वो कम होता जा रहा है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। जब राजस्व ही नहीं आ रहा, जब पैसा नहीं आ रहा तो कमजोर तो पड़ ही जाएंगे, है ना। सबसे बड़ा जो वो हो वित्तीय संसाधन वही ताकत देता है ना। जब वही नहीं तो क्या करेंगे। तो नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, कंपनी टैक्स नहीं चुकाना चाहती थी, है ना। तो उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी। कंपनी के अफसरों ने क्या किया, अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया चिट्ठियों के माध्यम से। कंपनी के जो अफसर थे उन्होंने जो भी ये जो नवाब थे बंगाल के, उनके प्रति उनके अफसरों को क्या लिखी, चिट्ठी लिखी उनको अपमानित करने के लिए। तो इसमें बताया गया, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से, कंपनी का यह कहना था कि जो स्थानीय अधिकारी है ना, स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से, कोई तुकी नहीं की पता नहीं क्या मांग रहे हैं, तो बेतुकी की मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, उनका ये कहना था। कभी कुछ मांग रहे कभी कुछ मांग रहे, इनका कोई तुकी नहीं है ना? वो क्या क्या देने। व्यापार तभी फूल फल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, व्यापार तभी फल फूलेगा
तो सरकार यहाँ से शुल्क उठा लेगी, है ना, तो वो चीज़ सस्ती बिकेगी, लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे, उसके बाद पैसा आएगा, है ना। ज़्यादा बिकेगी तो क्या होगा, समझ सकते हैं, रोजगार बढ़ेगा, है ना, तो वही बात है। आगे देखेंगे, कंपनी को इस बात का भी यकीन था, किस बात का यकीन था, कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। कंपनी को इस बात पर विश्वास था कि अगर हमें अपना व्यापार फैलाना है तो उसके लिए हमें अपनी आबादी को बढ़ाना पड़ेगा। गांव खरीदने होंगे, उसने कहा अगर हमें अपनी आबादी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने गांव खरीदेंगे, ज़्यादा गांव हमारे कब्जे में आएंगे, वहाँ का हम माल हम खरीदेंगे, और वहाँ से माल खरीद कर हम बेचेंगे, उससे हमें ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा, है ना, ज़्यादा इनकम प्राप्त होगी। और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा, किले हैं ना जो हम बना रहे थे, जो रोक दिए गए, उनका पुनर्निर्माण करना होगा, जो हमारे सामान की रक्षा कर सकेंगे, हम अपनी रक्षा कर सकेंगे। हाँ, वही बात है। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए, अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। किसमें, प्लासी का युद्ध हुआ, इसके इस वजह से। अब ये कठपुतली होता क्या है, कठपुतली इसको पढ़ लेते हैं। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं, खिलौने को, है ना। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। एनसीईआरटी आपको हर चीज बता रही है ना। आप प्लासी का युद्ध देख लेते हैं, क्या है प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद, 1756 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई ना, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, अली वर्दी खान के बाद। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, सिराजुद्दौला की जो ताकत थी उससे कंपनी भयभीत थी। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे, वो ऐसा नवाब चाहती थी सिराजुद्दौला की जगह। तो कंपनी ने प्रयास किया, कंपनी ने क्या प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। ये कंपनी ने अपना निर्णय लिया कि सिराजुद्दौला के जो भी प्रतिद्वंदी हैं जो उसके खिलाफ हैं उनमें से किसी एक को नवाब बना देंगे तो ये अपने कब्जे में हो जाएंगे। और उसे हम अपना लालच देकर के उसे नवाब बना सकते हैं, है ना। कोई कूटनीति बनाएंगे, भाई बोल देंगे हम तुम्हें सत्ता पे बैठाएंगे, सत्ता पर बैठने का हर किसी को लालच होता है ना, तो वही है। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, है ना, कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। सिराजुद्दौला ने कंपनी से कहा कि हमारा जो राजनीतिक है ना मामला, उनमें जो आप तो टांग अड़ा रहे हैं ना, वो टांग अड़ाना बंद कर दें, हमारे राजनीतिक मामलों में ना फंसे, ये आदेश दिया। देखिए, आप किलेबंदी को रोकिए और बकायेदार जो राजस्व है ना वो चुकाइए, जो आपके पास जो बकाया राजस्व है आप उसको चुकाइए, ये आदेश दिया। हमारे राजनीति में, हमारी जो राजनीति है ना उसमें आप टांग मत अड़ाइए, आप किलेबंदी करें उसको रोकिए, और हमारे जो बकाया राजस्व उसको अदा कीजिए, हमको दीजिए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, वो ये मांग रहे थे, अंग्रेज देना नहीं चाह रहे थे, है ना। तो ये पक्ष, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। देखिए, 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित, नवाब ने जो कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। नवाब की फौज थी ना, तो नवाब की फौजों को, है ना, नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, कंपनी के अफसर थे, है ना, गोदाम पर ताला डाल दिया। अब बताओ, कंपनी के अफसर को आपने गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, ना, तो समझ सकते हैं। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए, और
अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। अब वो कलकत्ता पर जो है ना उनका व्यापार, वहां पर वो कब्जा करने जा रहे हैं उस किले पर, कलकत्ता किले पर। अब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर, अब कलकत्ता हाथ से निकल रहा है, ये खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी ने अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं का रवाना कर दिया। भाई जाओ, नहीं तो कलकत्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारी सारी चीज तो उन्होंने छीन ली, फिर हमको यहाँ से व्यापार नहीं कर पाएंगे, फिर हमको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, हम लाभ नहीं ले पाएंगे, है ना। क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? क्या आप जानते थे? दरअसल असली नाम तो पलासी है, प्लासी नहीं। तो फिर प्लासी नाम कैसे पड़ा? जिससे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया, प्लासी को अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी, यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था। यहाँ जो पलाश के फूल थे ना, उसके कारण इसको, इस जगह को पलासी कहा। अरे पलासी कहा तो पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गुलाल बनाया जाता है। इसका होली पर इस्तेमाल होता है ना। तो देखेंगे चित्र 5, महान्यायालय कक्ष है ये, है ना, महान्यायालय कक्ष है। ईस्ट इंडिया हाउस, लंदन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपरटाइजर्स की प्रोपरटाइज प्रोपरराइटर्स की लंदन स्थित लंदन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। ये ऐसी ही एक सभा का चित्र है। तो थोड़े शब्द अजीब से हैं, है ना, तो समझ सकते हैं आप लोग। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। क्या? नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, है ना। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। क्या किया? सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी, है ना। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। मीर जाफर की जो टुकड़ियां थी, इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना देंगे। आगे लालच में आगे आप देख सकते हैं। तो ये संपन्नता का आश्वासन तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वास से देखते थे। इससे संदेह और अविश्वास से देखते थे, संदेह। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट की एक मुख्य विदेश मंत्री, क्या नाम है, विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से ये चिट्ठी भेजी थी। क्या चिट्ठी भेजी? पढ़ लेते, है ना। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, है। एक वाणिज्य कंपनी के लिए इतनी विशाल सत्ता ये एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। और क्या लिखा है? अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो? देख सकते हैं। ये नवाब की शिकायतें थोड़े बाद में पढ़ेंगे, है ना, तो वहां से पढ़ लेते हैं। वहां छोड़ा हमने ये कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा, ये कहा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। किस लिए?
क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, है ना। भारत में इस कंपनी की पहली ये बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना सिराजुद्दौला की जगह। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है ना। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। इनका मानना था अंग्रेजों का, है ना। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता अभी आसान नहीं है। कंपनी को यह महसूस होने लगा कि जो रास्ता है ना ये आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के सहारों पर नहीं चलते थे। जो कठपुतली नवाब नवाब थे, कठपुतली वाले, वो कंपनी के सहारों पर नहीं चलते थे हमेशा। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था, कठपुतली नवाबों को, है ना। तो फिर कंपनी क्या करती, तो फिर कंपनी करती क्या। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उससे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को नवाब बना दिया, है ना। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी ना, तो इसको भी हारना पड़ा, है ना। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को हटा दिया, अब मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए को चुकाने थे। नवाब हर महीने 5 लाख रुपए चुकाएगा। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटे, व्यापार की जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी कंपनी, है ना। इन खर्चों के लिए हमें और पैसा चाहिए। कंपनी और ज्यादा इलाकों तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी, ज्यादा इलाके और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। क्या हुए, कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमने खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, है ना। हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, यह कंपनी ने ऐलान किया, क्लाइव ने ऐलान किया। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। आगे देखेंगे। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। देख सकते हैं आप लोग। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई है। कंपनी की समस्या थी पुरानी, वो हल हो चुकी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। क्या हो रहा था, उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। सोने चांदी के बदले में उससे चीजें खरीदनी पड़ती थी, है ना। जो ब्रिटेन से सोना चांदी लेके आते थे उससे ये चीजें खरीदते थे भारत में, खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। जैसे प्लासी की जंग हुई ना, तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से जो सोने की निकासी हो रही थी ना वो कम हो गई। और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब उसे बंगाल की दीवानी मिल गई तो फिर ब्रिटेन से सोना क्यों लेके आए, है ना। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी, देख सकते हैं आप लोग। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, इस कमाई से, देख लीजिए आप लोग। और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। सब कुछ मिल गया भाई, पूरी दीवानी उन्हें मिल गया, है ना। संपत्ति के मालिक हो गए वो अब तो ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। नवाब की शिकायतें क्या थी, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था, क्या कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे, है ना, जब ये पहली बार हमारे देश में आए थे
तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दीजिए आप। विनती करके इन्होंने ये कहा। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर वह उन्हें जमीन तो मिल गई, उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। देखिए, जमीन ले ली, उन्होंने किला खड़ा कर डाला मजबूत। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया, देख सकते हैं। और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। अब देखिए, है ना, जमीन थोड़ी मांगी तो अब कर ये रहे। आगे इसमें देखेंगे, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, तो ये थोड़ा देख लेते हैं ना। कंपनी के अफसर नवाब कैसे बन बैठे? नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। क्या थी? सत्ता थी और ताकत थी। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा। नवाबों की तरह कंपनी का हर कर्मचारी जीने का ख्वाब देखने लगा, है ना। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य किया कर दिया गया। प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद बंगाल के जो असली नवाब थे ना, उसके लिए इसके लिए बाध्य किया गया। किसके लिए? कि वे कंपनी के अफसरों को निजी कंपनी के जो अफसर हैं उनको निजी तोहफे के तौर पर जमीन देंगे और बहुत सारा पैसा देंगे। तभी उनके पास तो संपत्ति है, तभी तो नवाब बन पाएंगे वो, है ना। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी, लॉर्ड क्लाइव ने। और 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी चेन्नई में आया था, तब उसकी उम्र 18 साल थी। देखिए, 18 साल उम्र थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत में रवाना हुआ, वहां से हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यह यहाँ उसकी दौलत कितनी थी? 40,102 पौंड के बराबर थी। उम्र 18 साल, देखिए आप लोग। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में, गवर्नर का जो अपना दूसरा कार्यालय है ना, उसमें उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया। लेकिन होता क्या है, 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। मतलब ब्रिटिश संसद में उसको भ्रष्टाचारी बताया गया और अपने भ्रष्टाचारी न होने के लिए उसे सफाई देनी पड़ी। लेकिन होता क्या है, सरकार को उसकी अकूत संपत्ति पर, जो संपत्ति के स्रोत थे ना, वो कैसे थे? संदेहास्पद लग रहे थे। मतलब बस संदेह था कि इसके पास इतना पैसा आया कैसे, कैसे किया, जरूर इसने कोई भ्रष्टाचार किया होगा, है ना। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने अपनी आत्महत्या कर ली थी? गवर्नर ने, है ना। आपने पढ़ लिया है कब की थी, है ना। तो ये क्लाइव ने ये 1774 में अपनी आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था संसद में, इंग्लैंड संसद में। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, है ना। तो क्या हुआ, बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए, है ना। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना मानना भी सही नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो कम उम्र में ही मर गए, है ना, बीमार हो गए या लड़ाई मर गए, तो इस तरह हम उनको भ्रष्ट नहीं मान सकते। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। अफसर मतलब साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी। क्या इच्छा थी उनके, उन अफसरों की जो साधारण परिवार से जो आए थे, तो उनकी इच्छा थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएंगे और ब्रिटेन लौटकर यानी ब्रिटेन में वापस आकर के आराम की जिंदगी जिएंगे, है ना। और जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। जो भारत से जो वापस लौटे थे ना, जो अफसर, अंग्रेज अफसर, उन्होंने अपने वहां जिंदगी इंग्लैंड में बड़ी आसानी से जी, है ना। तो उन्होंने अपना आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। उनको क्या बोलते थे? नवाब। यह भारतीय शब्द नवाब
नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। ये रातों रात में बताओ इतना अमीर हो गया ये। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। जो नाटक कार्टून होते थे उनमें क्या होता, उनका मजाक उड़ाया जाता था। थोड़ा ये है ना। अ, क्लाइव खुद को कैसे देखता था, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। क्लाइव खुद को कैसे देखता था, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए, उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया। जब प्लासी की जीत हुई थी ना, उसने मुझे यहाँ ला खड़ा कर दिया। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। मैंने कहा कि ये एक ताकतवर राजा था ना, वो मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। जो संपन्न शहर था ना, वो मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाराजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। देखिए, मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ये उन्होंने कहा है ना। कंपनी का फैलता शासन। तो कंपनी का फैलता शासन देखेंगे, कंपनी का शासन कैसे फैला। यदि हम 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। और कौन सी बातें सामने आती है उसको देखेंगे। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। अनजान इलाके में कंपनी सीधा हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले, यानी जो भारतीय रियासत है ना, उसका अधिग्रहण करने से पहले क्या किया। विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। उसने सीधे हमला नहीं किया। उसने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधन थे ना, इसका इस्तेमाल किया था ब्रिटिश कंपनी ने। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। जब बक्सर की लड़ाई हुई थी ना 1764 में, के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों क्या रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। क्या होते थे, राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। का काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था, है ना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे, है ना। तो रेजिडेंट के माध्यम से जो कंपनी के अधिकारी थे ना, तो भारतीय राज्यों के भीतर जो मामले थे ना, तो उन मामलों में भी ये दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की बात करने लगे, है ना। तो इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। बताइए, कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी, है ना। क्या कर दी, रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। देखिए, तो हम आप यहाँ पर जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से विस्तार से पढ़ रहे हैं। आपको इसमें हर शब्द समझ में आ रहा होगा। तो जो इस आज जो हमारी क्लास में नए जुड़े हैं, तो हमारे जो इससे पहले जो लेक्चर हो चुके हैं, क्लास 6 क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर हो चुकी है। आप वहाँ से लेक्चर को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बड़ी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिए। या आप नंदनी आईएएस के नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, या अपने पीसी जो आप चलाते हैं उसमें। वहाँ पर आप सीधे सीधे क्लास प्राप्त कर सकते हो वहाँ पर। फिर आपको यूट्यूब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऐप में जाएंगे, वहाँ पर यूट्यूब वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो सारी क्लासेस जैसी भी होंगी आपको मिल जाएंगी, है ना। आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है। और आपको यदि ये हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब करेंगे और आगे भेजेंगे, है ना। तो पढ़ते रहिए मन लगा करके, मुस्कुराते हुए। कोई दबाव नहीं रखिए अपने मन में, है ना।
और मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है। जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो समस्या और आसान हो जाएंगी, तो आप पढ़ते रहिए, है ना। अब थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, गतिविधि। तो गतिविधि क्या है? कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं। आप खुद कल्पना कीजिए, आपकी बात हो रही है। आप मान लीजिए कंपनी के एक युवा अफसर हैं, जवान अफसर हैं आप, महीने, है ना, और कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। आप कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में बताएंगे, है ना। बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें, है ना। अब कहीं नौकरी करने जाते हैं किसी शहर में या किसी देश में, तो आप अपनी ज़िंदगी वहाँ कैसे जी रहे हैं और उस देश में कैसे जी रहे हैं, तो उसके लिए आप चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत, अब तो फ़ोन से बात हो जाती है ना। व्हाट्सअप चैट, ये वीडियो कॉल वगैरह हो जाती है अब तो ये उस समय की बात है। जैसे यही बात हो गई कि आज आप अभी स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, और जिस दिन आप आईएएस बन जाते हैं तो आप उस ज़िंदगी को, और जो आज जो ज़िंदगी जी रहे हो उसकी, और जो आपने पहले ज़िंदगी जी उससे आप तुलना करेंगे, और वो बात अपने घर वालों को या अपने साथियों को बताएंगे, है ना। समझिए, तुलना कीजिए, वही इसमें बात कही गई है। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। आगे देखेंगे, अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। देखिए, उदाहरण के लिए जब रिचर्ड बेलेजी गवर्नर जनरल, है ना, जब रिचर्ड बेलेजी गवर्नर जनरल 1798 से लेकर 1805, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। आप देखिए, 1801 में, है ना, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। नवाब जो सहायक सेना थी ना, उसके लिए पैसा देने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। देखिए, देखेंगे, इस चित्र को देखेंगे आप लोग, ये जो चित्र है ना, इसको देखेंगे। क्या है? अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ, अपने बेटे यानी ये इनके दो बेटे हैं, ये और ये, और ब्रिटिश रेजिडेंट है ना ये तो ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला, ये नवाब सिराजुद्दौला है ना। टिल्ली केटल द्वारा बनाया चित्र है ये, और ये 1772 का ये चित्र दिखाया गया है ना। तो बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज्यादातर अधिकार छिन गए थे। क्या हो गए? इनके अधिकार ज्यादातर छिन गए थे, और वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब इसमें थोड़े कुछ शब्द दिए, उनका मतलब जान लेते हैं। जैसे निषेधाज्ञा का मतलब क्या होता है? निर्देश होता है ना। और अधीनस्थता का मतलब क्या होता है? दब्बूपन। इन्होंने इसमें बता दिया। अब रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, ये थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि हम एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं ना, एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं तो हम सब चीज पढ़ेंगे। देखिए, कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। क्या कहा था? कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। क्या होता है? जो रेजिडेंट है ना, वो रियासत का राजा होता है। हमें अपने हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। निषेधाज्ञा का मतलब क्या है? निर्देश, है ना। तो निर्देश के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है ना। स्थानीय राजा जब पूरी तरह से अधीनस्थ रहता है या दब्बूपन में रहता है, और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीजें आराम से चलती हैं, है ना। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है।
जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिससे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। देख सकते हैं आप लोग ने कहाँ छोड़ा था इसको। इसी आधार पर हैदराबाद के भी इलाके छीन छीन लिए गए, है ना। इससे आगे हम पढ़ते हैं, इससे आगे क्या है। अब हम टीपू सुल्तान को पढ़ लेते हैं, टीपू सुल्तान को पढ़ लेते हैं। तो टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर कहा गया है इनको, है ना। तो शेर ए मैसूर क्यों कहा गया इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे बाद में, है ना। ये टीपू सुल्तान को देख लीजिए ना, ये कौन है, ये टीपू सुल्तान है। अब टीपू सुल्तान को पढ़ लेते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, क्या, राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया। देखिए, दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है, क्या बात समझी जा सकती है, कि हैदर अली का शासनकाल कितना है, 1761 से लेके 1782 है। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से लेकर 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था, मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, किसमें था, मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी, है ना। तो आगे देखते हैं, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया था। किसने, टीपू सुल्तान ने, है ना। जो उसके क्षेत्र में आते थे उनको। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए, फ्रांसीसी व्यापारी थे, उससे टीपू सुल्तान ने घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए, है ना। और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया टीपू सुल्तान ने। आगे देखते हैं, ये टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है ना। डेनियल आर्म द्वारा चित्रित है, 1793 की बात है। देखिए, ये दो बेटे हैं टीपू सुल्तान के, ये, है ना। तो इनको कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है बंधक के रूप में। बेटों को देखिए, इनके चेहरे देखिए, इतने मासूम चेहरे हैं। उस समय की स्थिति को आप समझिए, अनुभव कीजिए। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान, है ना, इनने कई बार युद्ध में हराया। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, अंग्रेज संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में क्या किया, अपने पास रख लिया। देखिए, ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था, क्या आता था, मजा आता था, जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की वजह दिखाई देती थी। देखिए, तो ये टीपू सुल्तान की कहानी थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ तक थोड़ा कर दें खत्म, उसके बाद ये हम यहाँ तक आ गए थे, है ना। संबंध विकसित विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, यहाँ तक हम आ चुके। इससे आगे हम पढ़ते हैं, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। सुल्तान के जो ये कदम थे, इनसे क्या हो गया, अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी, खतरनाक दिखाई देते थे। इन लोगों को, अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना कैसा होगा, जरूरी है। और फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी, मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी, है ना। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली थी, है ना। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, है ना। और मैसूर का
राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। देख लीजिए, मैसूर पर भी सहायक संधि हो गई ना। अब हम टीपू सुल्तान की कहानी पढ़ेंगे थोड़ा, क्या कह रहे हैं इसमें। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। किससे? जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्मों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। किसमें? उनकी ताकत का यशगान किया जाता है ना। और 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। कौन? टीपू। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। क्या आ गया? एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया। उनकी बंदूक ने भी मौके पर साथ नहीं दिया, और उनकी तलवार भी नीचे गिर गई, और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया, और आखिरकार कटार उठा ली उसने। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। शेर ए मैसूर किससे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को, है ना। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। देखिए, आप चित्र देखेंगे, टीपू का खिलौना शेर है ना। तो ये टीपू के एक विशाल काय मशीनरी खिलौने की तस्वीर है, ये जो हमने आप दिखा रहे हैं आपको। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। किसको? यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दौड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। ये खिलौना है। अब यह खिलौना जो शेर है, लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है ना। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम ना श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। देखिए, और उन्होंने वहां पर रख दिया, है ना। अब ये गतिविधि थोड़ा पढ़ लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं, है ना। तो एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। ये आपके बारे में है ना। मराठों से लड़ाई थोड़ा जान लेते हैं, क्या है। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी, है ना। 18वीं शताब्दी के आखिरी से, 18वीं शताब्दी के आखिरी से, है ना। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया, है ना। आगे देखते हैं। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया, है ना। और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी, है ना। टुकड़ों में बांट दिया उनको। ये सारे सरदार एक पेशवा, पेशवा होता सर्वोच्च मंत्री, के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी, जो राज्यमंडल बोलते हैं, के सदस्य थे। अब कन्फेडरेसी का मतलब क्या बताया? गठबंधन, है ना। इसमें पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। कौन? पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय मुखिया होता था। देखिए, पुणे में रहता था ये। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं शताब्दी 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे ये। देख लीजिए, एक के बाद एक के युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में हुआ, है ना। 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ था ये। इसके साथ सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ था 1782 में, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, जो 1803 से लेकर 1805 तक चला। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित
आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। दूसरे युद्ध के तहत, है जो कब हुआ, 1803 से लेकर 1805 के बीच में हुआ था, इसकी बात हो रही है। अंततः क्या हुआ, 1817 से लेकर 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। क्या हुआ, तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया इन्होंने, है ना। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिट्ठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, है ना। बिंद का क्षेत्र था, उसका जो भूभाग था उस पर पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा देखेंगे क्या है, और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का चित्र है ये, है ना। तो ये आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, है ना। हमारे तो द्वारा जो ये आपको सौंपा जा रहा है, ये लेक्चर आपको दिया जा रहा है, आप इसे आनंदमय होकर के देखिए, है ना। सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, ग्रहण कीजिए उसे, और आपको ये अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए इसको। समझ सकते हैं आप। थोड़ा जब आईएएस बन जाएंगे ना, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस कर लाएंगे, बहुत परिवर्तन होगा, या जो भी आप जॉब प्राप्त करना चाहते हो, जिसको आप ठाना हो, है ना। तो ये समय आता है आपका इतिहास, और आप इतिहास को थोड़ा जीना सीखेंगे, है ना। चीज़ें उस समय रिलेट करेंगे, आज की चीज़ों को अतीत से जोड़ेंगे, अतीत की चीज़ों को आज से जोड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और हमने कहा आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप चलते चलिए, है ना। तो थोड़ा ही बचा हुआ है ना, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो सर्वोच्चता का दावा, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। किस पर, जो क्षेत्रीय विस्तार की जो आक्रामक नीति थी उस पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहे, इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। वो क्या नई नीति थी उसको हम देखेंगे। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। कंपनी को यह दावा था कि जो हमारी सत्ता है वो सर्वोच्च है। भाई अपनी चीज सबको अच्छी लगती है ना, हम जो कर रहे हैं अच्छा है, जो दूसरा कर रहा है वो बेकार है, तो वही बात है। इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। मैंने कहा इसलिए क्या है, हमारी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए जो भारतीय राज्य है उनसे ये इसलिए ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। देखेंगे ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। अंग्रेजों की नीति थी, इनमें ये विचार उनके नीतियों में दिखाई देते रहे। और यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली, है ना, बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो फिलहाल कर्नाटक में स्थित है, कित्तूर कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है, तो कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। छोटे से राज्य को क्या किया, कब्जे में लेना चाहा। तो रानी चेन्नमंगा, है ना, रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ये नाम सब थोड़ा अजीब है ना। चेन्नम्मा नाम है ये, रानी का नाम है। तो इन्होंने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया। तो 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। कब, 1824 में। और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, है ना। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा कि चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। जो ब्रिटिश शिविर थे, जो दस्तावेज थे, उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आगे देखते हैं। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी दे दी गई। जिन्होंने इनको नष्ट किया, जिन्होंने नष्ट कर दिया, उनको
1830 में अंग्रेजों ने पकड़ा और फांसी पे लटका दिया लोगों को भी, मतलब एक तरह से दबा रहे हैं, है ना। अंग्रेजों ने भारत को एक तरह से दबाया है, आप ये समझ सकते हैं। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। हाँ, जो किताब है आपकी, इसमें प्रतिरोध है कि ऐसे के उदाहरण आप आगे पढ़ेंगे। अब देखो, कित्तूर रानी चेन्नम्मा की इस स्मृति में बनाई गई जो मूर्ति है, आप इसे देख सकते हैं। हाँ, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में आपको हमने आपको बता ही दिया, है ना। आप इन चित्रों को देखिए, आप इनसे क्या अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, इनसे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, चित्रों से। थोड़ा चित्र देखने से थोड़ा हमारे डाउट होते वो क्लियर होते, थोड़ा हम विचार कर सकते हैं इनसे, है ना। तो उसका पढ़ लेते हैं। और 1800 1830 के दशक के अंत में, 1830 का दशक है, उसके अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। किसके? रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को बहता कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। ये डर था उसको, मतलब उनको डर लग रहा है ना, कहीं रूस हमको भी चपेट में ना ले ले, है ना। तो वही है, अपने से ज्यादा ताकतवर का थोड़ा डर तो लगता ही है, तो वही है। तो भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले, इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ऐसा ना हो कहीं वो आ जाए, है ना, तो वो भी यहाँ पे व्यापार करने लग जाए, हमारी सत्ता के प्रति वो कुछ जनता के कान भर दे, इससे हमें यहाँ से भागना पड़े, ऐसा ना हो जाए। तो उन्हें डर लग रहा था, तो फिर उन्होंने उत्तर पश्चिम का जो रास्ता है वहाँ पर उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। और फिर क्या हुआ, उन्होंने 1838 से लेकर 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। नहीं, 1838 से लेकर 1842 के बीच, ये लंबा समय हो गया ना, 4 साल के करीब हो रही है। तो लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया, जहां डर लग रहा था उन्होंने उन क्षेत्र को भी अपने कब्जे में कर लिया, है ना। तो ये क्षेत्र में अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद पंजाब की बारी थी। अब किसकी बारी थी? पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई। क्या हुई? दो लंबी लड़ाइयां हुई। और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। किसका? अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब ब्लैक नी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। ब्लैक नीति क्या है? अधिग्रहण की आखिरी लहर है ना, 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ये चली थी, ये, है ना। तो हमने ये पढ़ लिया है ना। इसको हम फिर एक दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारा जो ये टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से सीधे सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है यहाँ से सीधे सीधे। और ऐसे क्वेश्चन छपते हैं कि आप, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इसे बता ले जाएंगे, यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप इसे नहीं बता पाएंगे, आप समझेंगे। तो इसको हम थोड़ा एक बार फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको, है ना। इसको, विलय नीति को, विलय नीति को हम फिर एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है ना। विलय नीति, अधिग्रहण की आखिरी लहर, अधिग्रहण की जो आखिरी लहर है ना, उसमें 1848 से लेकर 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने कौन? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये नीति अपनाई गई थी, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी, जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। किसका नाम? विलय नीति का नाम दिया गया। राज्य हटने की नीति को क्या दिया गया? विलय नीति का नाम दिया गया। अब देखिए, इसके अंतर्गत जिन जिन राज्यों का विलय हुआ है उनका थोड़ा आप क्रम याद रख लेंगे, या उनकी डेट को याद रख लेंगे, या उन्हें आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, तो क्या होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके यहाँ से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी उनका क्रम पूछ लेंगे,
है ना, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, ऐसे करके उनका क्रम पूछ सकते हैं। अब देखेंगे, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई शासक अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। पुरुष अगर उसका वारिस नहीं है, अगर किसी शासक की मृत्यु हो गई, अगर उसका पुरुष वारिस नहीं है, तो क्या होगा, उसके शासन को वो अपने कब्जे में ले लेते थे, उसको हड़प लेते थे। ये उनकी नीति थी, है ना। यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाता था। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें हड़प ली गई। अब रियासतें कौन कौन सी हैं उनको हम पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, विश्वास कीजिए। आप PYQ देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप वहां से उठा के देख सकते हैं, आपने उनको देखा होगा, है ना, समझा होगा। जैसे इसमें सतारा हो गया, सतारा ये कब 1848 हड़पा गया था। इसके बाद संबलपुर 1850 में, इनका ऑर्डर देख लीजिए, इनकी डेट का, है ना, पहले कौन हड़पा गया, उसके बाद कौन हड़पा गया, उसके बाद कौन सा राज्य का विलय किया गया, आप देख सकते हैं। उदयपुर 1852 में, है ना, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में, ये अंग्रेजों के हाथ में चले गए। ये जो बता रहे हैं ये अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए। आखिरकार जब देखेंगे तो 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। 1856 में क्या हुआ, अवध को भी कंपनी ने अपने कंट्रोल, अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। क्या तर्क दिया, उन्होंने एक तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि अवध की जनता, कहा कि अवध की जनता के अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए मैं कर्तव्य से बंधा हूं। ये अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई कि अवध की जो जनता है ना, अवध के जो शासन, जो कुशासन की पद्धति अपना रहे हैं ना, उसको आजाद करने के लिए, उनके कर्तव्य से, उनको आजाद करने के लिए मैं कर्तव्य से बंधा हूं। उन्होंने ये तर्क दिया था अंग्रेजों ने। फिर आगे क्या होता है ना, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर, यानी अंग्रेज बोले इसीलिए हम अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां की जो उनकी कुशासन पद्धति है उससे वहां की जनता प्रसन्न नहीं है ना, है ना। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया ना, उनकी जो वहां की जनता थी, उनके लिए तो वो नवाब प्रिय थे। तो अपने प्रियतम नवाब को जहां जिस तरह से उन गद्दी से हटाया गया ना, तो क्या हुआ, उसे देखकर लोगों को गुस्सा भड़क उठा। गुस्से में, लोगों में गुस्सा आ गई, और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। इस तरह से अवध के जो लोग थे ना, तो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ये लोग शामिल हो गए थे। अब देखेंगे, थोड़ा गतिविधि देख लेते हैं ना, गतिविधि में क्या बता रहे हैं ये, है ना। कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं। आप नवाब, मान लीजिए, आप थोड़ा सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, यदि आप नवाब के भतीजे हैं, तो आपको बचपन से ही यह एहसास किया कराया गया है, या आपको यह बताया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। आपको ये बोला गया है कि आप एक दिन राजा बनेंगे, आप राजगद्दी संभालेंगे, है ना। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने दे रहे, है ना। अब ये आपको मालूम पड़ा, तो आपको कैसा लगेगा, और राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे, ये आप विचार कर सकते हैं। संबलपुर के जो वीर सुरेंद्र राज साय है ना, वीर सुरेंद्र साय, इनका ये चित्र दिया गया है, इनका फोटो है, देखेंगे। ये थोड़े हमने आपको बता दिया कि देखिए, जो आपको पीला पीला चित्र दिख रहा है, इस भारतीय उपमहाद्वीप के मैप में इस चित्र की बात हो रही है, इस वाले की। इसमें जो आपको पीला पीला चित्र दिख रहा है, इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। जो ये 1797 की बात है, इस समय का ये चित्र लिया गया है भारतीय उपमहाद्वीप का। तो इन एरिया में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, आप देखेंगे। अब देखेंगे इसको, है ना। इसमें बनारस, कलकत्ता, इन पर ज्यादा क्षेत्र में कब्जा है। तो 1797 की ये तस्वीर है, और ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका कब्जा था, है ना, यहाँ पर इनका कब्जा था। और ये मद्रास को देखेंगे, है ना, ये क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, इन पर अंग्रेजों के कब्जा हो चुके थे।
तो 1797 में तो कब्जा थोड़ा मतलब ज्यादा क्षेत्र में, थोड़ा कम क्षेत्र में था। लेकिन जब आप 1840 के मैप को देखेंगे तो आपको जो पीला वाला क्षेत्र दिख रहा है उसकी क्या है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि आपको दिख रही है ना। पहले से ज्यादा इन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब देखेंगे, ये यहां से देखो आप, आपको दिख रहा होगा ये पूरा क्षेत्र पीला पीला जो आपको दिख रहा है ना, ये अब देखिए, है ना। अब देखिए, यहाँ पर इन पर अंग्रेजों का कब्जा था इन क्षेत्र पर, देखेंगे, है ना। इन क्षेत्र पर क्या था, अंग्रेजों का कब्जा था। तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में ज्यादा क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा है। जो आपको रेड कलर का क्षेत्र दिख रहा है, जो रेड कलर का जो एरिया दिख रही है ना, इसमें भी, इसमें इन पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। इन पर ब्रिटिश राज्य का कब्जा नहीं था। और आगे के जो मैप है उसको देख लेंगे, जो 1857 का मैप है इसको देखिए, जो आपको पीला पीला चित्र दिख रहा है ना, ये देख सकते हैं, मतलब आधे से ज्यादा क्षेत्रफल पर ब्रिटिश राज्य का कब्जा हो चुका था, है ना। तो चित्र आप देखेंगे, भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं, इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखेंगे तो तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। ये थोड़ा आपका काम है ना। आप इसे करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। अब नए शासन की स्थापना, इसको हम देखेंगे क्या है। नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, जो 1773 से लेकर 1785 का इनका शासनकाल इसमें बताया गया है, इनका पीरियड रहा है। तो उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से ये एक थे, कौन, वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 से लेकर 1785 का जो उनका टर्म पीरियड रहा है, उनमें जो गवर्नर थे उनमें से ये महत्वपूर्ण थे, है ना। वारेन हेस्टिंग्स जी कौन थे, गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। मतलब कंपनी की सत्ता को उन्होंने बढ़ाया, है ना, उनकी पावर को इन्होंने बढ़ाया, है ना। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल ही नहीं बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर दी थी। देखेंगे, ये वारेन हेस्टिंग्स के आते आते की बात हो रही है। तो कहाँ कहाँ हो गया, बंगाल में, मुंबई में और मद्रास में सत्ता हासिल हो चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। किसमें, जो ब्रिटिश इलाके थे वो प्रशासकीय इकाई में बटे हुए थे। किसमें, प्रशासकीय इकाई में, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय तीन प्रेसिडेंसी थी, कौन, बंगाल, मद्रास, बंबई, तीन प्रेसिडेंसी थी। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। जो तीन प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास, मुंबई, और इनके पास क्या होता था, हर एक के पास, इन प्रत्येक तीनों के पास इनका गवर्नर होता था। और गवर्नर से ऊपर जो होता है पद, वो होता है गवर्नर जनरल का, है ना। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। इसने, वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। क्या क्या किए देख लेते हैं, हम उसको देख लेते हैं। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। क्या न्याय के क्षेत्र में उन्होंने सुधार किए वो हम देख लेते हैं। कि 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी। 1772 से नई न्याय व्यवस्था क्या स्थापित की गई थी उसे हम पढ़ेंगे। कि इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालतें होंगी। ये प्रावधान किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में दो अदालतें होंगी। एक होगी फौजदारी अदालत, कौन सी, फौजदारी अदालत। दूसरी होगी दीवानी अदालत। अब देखिए, एक जिले में दो अदालतें कर दी उन्होंने, और जो दीवानी अदालत है उसके तो ये खुद मालिक बन गए, उस पर उन्होंने खुद नियंत्रण रखा। और जो फौजदारी थी ना उस पर ये भारत को दे देते हैं। देखेंगे, पढ़ते हैं कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते हैं। यूरोप के जो जिला कलेक्टर होते हैं वो होते हैं। जो मौलवी
और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। जो भारतीय का जो कानून था, है ना, भारतीय जो कानून था, उनकी व्याख्या कौन, मौलवी और हिंदू पंडित करते थे। अब देखेंगे फौजदारी अदालतें अभी भी, जो भी फौजदारी अदालतें हैं उनमें काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। वो क्या करते थे, वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, मतलब सीधे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। क्या हो गया, सीधा सीधा कंट्रोल अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें थोड़ा हम काजी और मुफ्ती के बारे में जान लेते हैं कि काजी क्या है और मुफ्ती क्या है। काजी एक न्यायाधीश होता है। काजी क्या होता है, काजी एक न्यायाधीश होता है। और मुफ्ती देखेंगे मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। किसका, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद क्या करता है, कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाता था, है ना। अब महाभियोग थोड़ा देख लेते हैं, महाभियोग क्या है। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, यानी कब, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना, संसद का ऊपरी सदन बोलते हैं इसे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, है ना, वे उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं ये चित्र दिखाया गया है उस समय का, ये तो थोड़ा देख लीजिए, फिर इसको हम देखते क्या लिखा है इसके बारे में, है ना। वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा आरजी पोलार्ड द्वारा निर्मित किया गया था। जो इसका जो चित्र है ना, ये 1789 बनाया गया था, ये आरजी पोलार्ड द्वारा, है ना। तो जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो 1785 में जब ये इंग्लैंड गया, तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंगाल पर शासन सही ढंग से नहीं चलाया, ऐसा उन पर आरोप लगा दिया। तो आरोप आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया, जो कब तक चला, जो 7 साल चला। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स की बात हो रही है, इन पर महाभियोग का मुकदमा लगा दिया गया क्योंकि उन्होंने बंगाल पर शासन सही ढंग से नहीं चलाया, ये बात है। एक बड़ी समस्या ये थी, क्या समस्या थी, कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। कौन, ब्राह्मण पंडित, है ना। आगे देखते हैं, इससे भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में, जो भिन्नता थी ना, इस भिन्नता को खत्म करके वो समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने को काम सौंपा गया। 11 पंडितों को काम दिया गया था, भारतीय कानून को संकलन कीजिए और हमें बताइए, जिससे क्या होगा, समरूपता लाई जा सके, भिन्नता को खत्म किया जा सके। एनवी हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने किया था, एनवी हॉल हेड ने। इस संकलन दिया था ना 11 पंडितों ने, इस संकलन का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1778 तक, और देखते हैं क्या हुआ। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। मुस्लिमों की जो कानूनों की जो संहिता थी, उसको भी उन्होंने तैयार कर लिया 1778 तक, है ना, यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए, जिसके आधार पर वो अपना फैसला सुना सके, है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपील न्यायालय अदालत, जिसे सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। देखेंगे, है ना, कलकत्ता की बात हो रही है। तो भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। भारतीय जिले में जो कलेक्टर का पद है, क्या है, सबसे बड़ा ओहदा होता था उस समय।
हालांकि ओहदा तो आज भी होता है ना। आप उसी के लिए पढ़ रहे हैं, आप भी कलेक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, कि हमारा ओहदा हो। सच मानिए, आप एक तरह से इस जिले के मालिक होंगे। रूट मारने वाले होंगे आपके सामने, जूता पहनाने वाले होंगे, पिस्टल लगाने वाले होंगे। वो गाड़ी देखिए कैसी मिलती है, तो उसी को ध्यान में रख करके आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आगे देखते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान कर इकट्ठा करना था। क्या था उसका काम? क्या था? लगान को और कर इकट्ठा करने का ये काम था उस कलेक्टर का। और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था, जो काम किसका था? कलेक्टर का। आगे देखते हैं, उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, है ना। आगे देखेंगे, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। जो पुराने सत्ता केंद्र था उसको क्या कर दिया? हाशिए पर ढकेल दिया था। और नए जो सत्ता संरक्षण केंद्र था वो बन गया था। देखिए थोड़ा इसको, ये मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं। इसमें जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं सबके शत्रु, जो सबके शत्रु हैं, तो सबके सबके शत्रु कौन होंगे? सब किसकी बात हो रही है? तो मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं। जिसने उत्पीड़क उत्पीड़न किया है, जिसने, जो सबका शत्रु है, उस पर मैं महाभियोग चला रहा हूं, उसकी बात इसमें हो रही है। तो उसको देख लेते हैं क्या, कि वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया। किसने दिया था? एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया था। किसके खिलाफ? वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। इसके महाभियोग की कार्रवाई के लिए, कि जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था, क्या, कि मैं उनके ऊपर, अब किन के ऊपर? हेस्टिंग्स की बात हो रही है कि हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ। जो भारत के लोग हैं ना, उनकी ओर से मैं उन पर महाभियोग चला रहा हूँ, है ना। जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रोन दिया था, मतलब जिनके अधिकारों को छीन लिया था, जिनके अधिकारों को ही छीन लिया था इन्होंने, और जिनके देशों को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया, मतलब सब कुछ लूट लिया। इसलिए मैं भारत के लोगों की ओर से वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला रहा हूँ, ये बोला है इसमें। और इसमें क्या लिखा है देखेंगे, अंत में मानव स्वभाव के नाम पर क्या हुआ? मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं। इसकी वारेन हेस्टिंग्स की बात की जा रही है, इस सबका शत्रु बताया गया है ना। आप समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की असली क्या नीति थी, और इन जो उसके अधिकारी थे कंपनी की, उसकी क्या नीति थी, है ना। और जो इंग्लैंड में जो सत्ता थी उस समय, उसकी क्या नीति थी, आप उसमें फर्क समझ सकते हैं। तो कंपनी की फौज, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी की फौज के बारे में क्या कहा है, कि कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए। किसमें? कंपनी के साथ जो भारत में शासन और सुधार, इनके नए विचार तो आए कंपनी के साथ साथ, लेकिन असली उनकी सत्ता सैनिक ताकत में थी। असली जो सत्ता थी उसमें किसमें थी? सैनिक ताकत में थी। अगर सैनिक कमजोर है तो सत्ता कमजोर है, और सैनिक ताकतवर है तो सत्ता ताकतवर है। आज भी देख सकते हैं, है ना। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। जो मुगल फौज थी कैसी थी? घुड़सवार थी और पैदल सेना थी। घुड़सवार में बोलेंगे सवार, यानी घोड़े पर चलने वाला। जो प्रशिक्षित व्यक्ति थे, सैनिक थे, वो सवार हो गए, और उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। तीर चलाने का, तलवार चलाने का, क्या, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। सेना में जो सवार है ना, उनका दबदबा रहता था, क्योंकि वो घोड़े पर सवार थे। जिन्हें तलवार चलाने का कला थी, तीर चलाने की उनको कला थी, युद्ध करने की उनको कला थी, तो उनको सवारों में उनका दबदबा था, क्योंकि घोड़े पर सवार रहते थे। पैदल यात्रियों से, पैदल सैनिकों से जो सवार सैनिक है, वो ज्यादा दूरी तय करेगा और ज्यादा युद्ध भी कर पाएगा। अब देख सकते हैं, है ना। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी।
इसको, जो मुगल साम्राज्य है ना, इनको एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत नहीं होती थी, महसूस नहीं होती थी, उनके पास है। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। ग्रामीण में जो किसान लोग हैं, उनमें उनकी संख्या ज्यादा थी। अब स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते। कौन? जो स्थानीय जमींदार थे, वो मुगलों को जितनी जरूरत होती तो उतनी सेना उनको पैदल वाली दे देते थे। जितनी डिमांड थी, ले जाओ भाई, है ना। तो देखते आगे। तो थोड़ा हम धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि धर्मशास्त्र में क्या कहा गया है ना। संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। तो 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार का मतलब हो गया घुड़सवार, है ना। मस्केट का मतलब हो गया पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। मस्केट मतलब पैदल सिपाहियों के द्वारा जो यूज की जाती थी भारी बंदूक, उसका उसमें नाम दिया गया। मैचलॉक का मतलब होता है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। वो क्या होगी? मैचलॉक हो गई। थोड़ा देख लेते हैं इसको क्या है। तो ये स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे, है ना। क्योंकि उस समय स्थानीय जमींदार थोड़ा ताकत, मतलब थोड़ा प्रभावी ढंग का था, उनका प्रभाव रहता था समाज में, है ना। तो उनकी चलती होगी उस समय। तो वही है। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। क्या सूरत बदलने लगी? देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू करी, तो उसने ये तो उसने भी यह तरीका अपनाया। क्या? कि अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द से सिपाही से ही बना है, सिपाही भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, तो सिपाही यानी आर्मी कहते थे अंग्रेज। ये आर्मी शब्द अंग्रेजों से उत्पन्न हुआ है ना। तो आप समझ सकते हैं इसे क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। कौन? अंग्रेज। तो 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, 1820 के दशक से जैसे जैसे क्या हुआ, युद्ध की तकनीक बदलने लगी, तो कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। क्या हुआ? कंपनी की सेना थी, उसमें जो घुड़सवार थे, तो क्या हुआ, उनकी जरूरतें कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें इन देशों में भी इनका युद्ध हो रहा था। जैसे मिस्र में युद्ध हो रहा था, अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा था, है ना। और साम्राज्य जो बर्मा था ना, उसमें युद्ध हो रहा था। जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक, जिसको तोड़ के चलाते हैं, जो भारी बंदूक थी, तोड़ेदार बंदूक, और मैचलॉक जिसमें आग, इसमें आग, वो एक माचिस की तीली से आग जला करके या किसी से आग जला करके उसमें आग दी जाती थी, तब वो उससे बंदूक चलती थी। तो ये मैचलॉक वो हो गई, है ना। तो मैचलॉक से लेस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। कंपनी के जो सिपाही थे, है ना, तो कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकता को ध्यान रखना पड़ता था। जो भी सैनिक की जो आवश्यकता थी वो बदलती थी, उनको ध्यान में रख करके ये काम करना होता था उन्हें। और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी, है ना। क्या हो रहा था? उनकी जो पैदल टुकड़ी थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही थी। आप इस चित्र को देखेंगे, है ना। चित्र 13 है, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार। एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया ये, का नाम नहीं बताया गया इसमें। जी 1780 का चित्र है ये। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। आगे इसको पढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में, कब? 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। ध्यान दीजिए शब्द पर।
19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे ना, सभी सैनिकों की संस्कृति एक होगी, सभी सैनिकों की संस्कृति एक होगी, समान रूप से होगी। और इसी का मतलब उन्होंने इसमें बताया, उसको हम पढ़ेंगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, उनको ट्रेनिंग दी गई, अभ्यास कराया गया, अनुशासन सिखाया गया, और अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित हो गया था। अब देखेंगे, इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी। ये जो कोशिश थी, जो प्रयास थे, इनमें कभी कभी समस्या आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे, इसलिए ये समस्याएं आ जाती थी। सैनिकों की जाति, है ना, और जो समुदाय की भावनाएं थी, उनको क्या करते थे, अंग्रेज नजरअंदाज कर देते थे, है ना। तो भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं ना को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। उनकी जाति और जो धार्मिक भावनाएं थी, उनको इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, जो अंग्रेज छुड़ाना चाह रहे हैं, जिसको अंग्रेज नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? क्या वो सदस्य समुदाय के नहीं थे? क्या वो सैनिक ही थे? ये इस तरह की इसमें बातें की गई हैं। तो सिपाही क्या महसूस करते थे कि अपने जीवन और अपनी पहचान, सिपाही क्या महसूस करते थे कि अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? जो बदलाव आ रहे थे ना उनमें, तो उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा था? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें सिपाही का जो विद्रोह हुआ था, तो उसमें ये झलक हमको दिखती है। आप इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में पढ़ेंगे, है ना। जो विद्रोह है ना 1857 का, आप इसको अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष देख लेते हैं, क्योंकि हम इस अध्याय के अंतिम चरण पर हैं। निष्कर्ष में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है निष्कर्ष में, देख लीजिए, है ना, कि अंग्रेजों का भारत में आगमन तेजी से कैसे बढ़ा। पहले उनको इंग्लैंड से भारत आने में, भारतीय उपमहाद्वीप में आने में समुद्र का चक्कर लगाते हुए 6 से 7 महीने का समय लगता था। कैसे उन्होंने वही यात्रा कुछ ही हफ्तों में की, 2 से 3 हफ्तों में की, जिससे क्या हुआ, वहां के जो अंग्रेज परिवार थे, परिवार सहित अपने वहां इंग्लैंड से भारतीय उपमहाद्वीप में आकर बसने लगे, जिससे उनकी क्या होगी, संख्या बढ़ने लगी। जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो क्या हो गया, अत्याचार तो बढ़ेगा ना भाई, उनका दबदबा बढ़ेगा। तो वही इसमें बात कही गई है ना। देखो निष्कर्ष में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। आपने इसमें पढ़ लिया है, इस अध्याय में आपने पढ़ लिया है। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से ये प्रक्रिया और तेज हो गई। 19वीं सदी में ये नई भाप तकनीक थी ना, तो कब आई थी, 19वीं सदी में आई थी ये, तो उससे ये प्रक्रिया और तेज हो गई। तो क्या हो गई, तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, लेकिन भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। पहले जो समय लगता था ना, जब ये भाप वाले जहाज नहीं थे ना, तब 6 से 8 महीने का समय लगता था वहां से यहाँ आने में, ब्रिटेन से यहाँ आने में 6 से 8 माह का समय लगता था। लेकिन जब ये भाप वाले जहाज आ गए, तो उन्होंने इस यात्रा को 3 हफ्तों में ही समेट दिया। आप देखेंगे, तो 3 हफ्तों में इसे समेट दिया। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। देखिए, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 1857 तक देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर नियंत्रण हो चुका था। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव, देश के इसके अलावा जो भाग बचे हैं उस पर
अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार आप देखेंगे, आप व्यवहारिक स्तर पर आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी 1857 तक, है ना। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका, है ना। ये जो अध्याय हमारा ये खत्म हो चुका, और इस अध्याय में हमने बारीक से पढ़ा है, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ा है, एक एक शब्द को डिटेल से हमने पढ़ा है इस अध्याय में। और आपकी इस मुश्किलों को आसान करने के लिए हम आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी इतिहास की कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी 2 पुस्तकें हो चुकी हैं। क्लास 6 की एक पुस्तक हो चुकी है, क्लास 7 की पुस्तक हो चुकी है, तो ये क्लास 8 की पुस्तक चल रही है, जिसमें आज की क्लास में हमारा अध्याय 2 खत्म किया गया है। धीमे धीमे आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और आप अपने इतिहास को मजबूत कर ले जाएंगे। देखो, तो मैंने आपसे कहा कि जो हमारा लेक्चर यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भेजेंगे। और आप याद रखेंगे 25 मई 2025 यूपीएससी की परीक्षा आईएएस की, उसको ध्यान में रख करके आपको दिया जा रहा है ना। तो आप हमारे जो नंदिनी आईएएस के नाम का जो एप्लीकेशन है आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए, नंदिनी आईएएस लिखिए, उसमें कोई बिना स्पेस नहीं होना चाहिए, बिना स्पेस के नंदिनी आईएएस लिख करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ की जो जो लेक्चर है वो आपको उसमें सीधे सीधे वहाँ से आप पा सकते हैं आप लोग। और मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जा रहा है आप लोगों को, ना। तो शायद कोई और ऐसा पढ़ा रहा हो, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और थोड़ा कुछ कमेंट में कुछ बताया करें कि क्या लेक्चर अच्छा लग रहा है, क्या गलती या क्या सही हो रहा है इसमें, तो आप बता सकते हैं, है ना। तो क्योंकि फिर हम उसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो के लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।